तो स्टूडेंट्स, अब हम किसी सब्सटेंस को चार्ज करना चाहते हैं, लेकिन जब हम किसी सब्सटेंस को चार्ज करेंगे तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि वो सब्सटेंस इंसुलेटर है या कंडक्टर है। अब क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आपको स्ट्रिक्टली पढ़ा दिया जाता था कि ये सब्सटेंस इंसुलेटर है और ये सब्सटेंस कंडक्टर है, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग को ऐसे सोचना पड़ता है कि कौन सा मटेरियल है जो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, और सबकी कंडक्टिविटी में थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ता जाता है। इस चीज को समझने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है परमिटिविटी ऑफ मीडिया। परमिटिविटी वर्ड मींस परमिटिविटी क्या शो कर रहा है? परमिटिविटी मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई मटेरियल कितनी आसानी से परमिट कर रहा है उसके अंदर एस्टैब्लिश होने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई मटेरियल कितनी आसानी से उसके अंदर एस्टैब्लिश होने के लिए परमिट कर रहा है, ये परमिटिविटी है। इसको अपन कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का बेस्ट इंसुलेटर क्या है, दुनिया का सबसे अच्छा इंसुलेटर, दुनिया का सबसे अच्छा बैड कंडक्टर क्या है, तो यूजुअली बच्चे सोचेंगे कि यार बैड कंडक्टर प्लास्टिक होगा या ये होगा या वो होगा। नहीं, भगवान जी ने हमारे चारों तरफ क्या लगाई? हवा। हवा दुनिया का बेस्ट इंसुलेटर है, एयर। देखिए, मान लीजिए ये मेरे हाथ में पेन है ना, मान लीजिए कि एक वायर है, तार है, लाइव वायर जिसके अंदर करंट है, और ये इसकी ओपनिंग है। अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, ऐसा करके नहीं देखना है, लेकिन अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है और आप उसे ले जाके अपनी बॉडी के बिल्कुल करीब भी रख ले, अगर यहाँ पर मिलीमीटर का भी गैप होगा तो आपको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में जो हवा की लेयर है वो इंसुलेटर का काम कर रही है। लास्ट ईयर भी आपने हीट में पढ़ा था कि जो हीट है उसका बेस्ट इंसुलेटर होता है हवा। इसीलिए जब हम ब्लैंकेट यूज करते हैं तो हमारे और एटमॉस्फेयर के बीच में एयर की एक लेयर बन जाती है जो हीट के कंडक्शन को इधर से उधर जाने से रोकती है। छत में हम लोग सीलिंग करा देते हैं जिससे कि गर्मी नहीं आए, अंदर की ठंडक बाहर नहीं जाए। मतलब एयर बेस्ट इंसुलेटर होता है दुनिया में। अब चूंकि एयर बेस्ट इंसुलेटर होता है, ज्यादातर जो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, और जो ज्यादातर हीट के बैड कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के भी बैड कंडक्टर होते हैं। इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, पर वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। पर हम एक जनरल बात सोचे कि अगर हमारे पास एक लाइव वायर है और हम उसको अपने हाथ के सामने रख लेते हैं तो हमें शॉक नहीं लगेगा। लेकिन अगर इस लाइव वायर को एक कंटेनर में पानी लेकर उसमें डाल दें और फिर पानी में दूसरी उंगली डाल दें अपनी, तो हमें शॉक लग जाएगा। यानी कि वाटर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ्लो हो सकता है, वाटर उसको अलाउ कर रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो हवा के मुकाबले पानी थोड़ा अच्छा कंडक्टर है, लेकिन हम फिर पानी तो यूज नहीं करते कंडक्शन के लिए। तो अगर हम मेटल्स तक जाएं तो कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है और मेटल्स की सबसे ज्यादा है, जबकि अगर हम शुरू करें तो एयर की सबसे कम है। तो अब कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए जो हमें ये डिस्क्राइब कर दे कि किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, किसकी कंडक्टिविटी कम है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्योंकि हम जानते हैं कि हवा की कंडक्टिविटी सबसे कम है, इसलिए उसकी परमिटिविटी भी सबसे कम होना चाहिए, या फ्री स्पेस की या हवा की। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, आसपास ही है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो परमिटिविटी फ्री स्पेस की हम ये जो वैल्यू है ये सबसे कम है, इसलिए ये दुनिया में सबसे छोटी परमिटिविटी है। मतलब दुनिया का बेस्ट इंसुलेटर है एयर। अब अगर हमें ये डिस्क्राइब करना है कि कोई और मटेरियल कितना कंडक्टिव है, तो हमने रिफरेंस मान लिया एयर को, और हम एयर के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि कोई दूसरा मटेरियल कितना कंडक्टिव है।
सो इसके लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम यूज करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी रेशो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, यानी रिलेटिव परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो आप देख सकते हैं कि परमिटिविटी जो है वो हमें बता रही है कि कोई मटेरियल कितना आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड्स को स्टैब्लिश होने देता है, और रिलेटिव परमिटिविटी कंपेयर करके बता रही है कि हवा के मुकाबले वो मटेरियल कितना ज्यादा कंडक्टिव है। तो अब अगर हम ध्यान दें तो एयर का अगर एयर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो फॉर एयर एप्सिलॉन आर इज एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 1। रिलेटिव परमिटिविटी हवा की 1 है, जबकि किसी और मीडियम के लिए वो 1 से ज्यादा होगी। फॉर एनी अदर मीडियम एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1। व्हाई? क्योंकि एप्सिलॉन तो किसी भी मीडियम का हवा के एप्सिलॉन से तो ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि बाकी के जो भी मीडियम होगा वो हवा से तो ज्यादा कंडक्टिव होगा ही होगा, इसलिए इसका रेशो 1 से तो ज्यादा ही आएगा। अगर हमारे पास मेटल्स हैं तो उनसे अच्छा कंडक्टर कोई होता नहीं है। सो फॉर मेटल्स एप्सिलॉन आर इज इनफिनाइट, दैट इज मेटल्स हवा के मुकाबले इनफाइनाइट टाइम्स ज्यादा कंडक्टिव है। अगर हम देखें वाटर तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो होता है 80-81 लगभग। सो इसलिए हम देखते हैं कि सॉल्ट NaCl उसमें Na पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब अगर हम उसे पानी में डाल देते हैं तो पानी में वो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन हवा में डिसॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि हवा में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स कन्वे नहीं हो पाते हैं। लेकिन पानी ज्यादा कंडक्टिव है तो उसमें चार्ज फ्लो हो जाते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी का 80 है, जिसका फिजिकल मीनिंग है कि वाटर इज 80 टाइम्स मोर कंडक्टिव देन एयर। तो अब जब हम समझते हैं कि मटेरियल्स इंसुलेटर हो सकते हैं, कंडक्टर हो सकते हैं, और उनकी कंडक्टिविटी बढ़ सकती है, जिसके लिए एप्सिलॉन आर रिस्पॉन्सिबल है, परमिटिविटी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन ज्यादा कंडक्टिव मटेरियल है। तो अब हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला मेथड है फ्रिक्शन। ये बहुत ही कॉमन सा एक मेथड है जिसको हम कई बार यूज भी करते हैं। आपने यूजुअली देखा होगा कि अगर हम कुछ कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको फैला दें जमीन में, और एक कोई भी प्लास्टिक का रॉड लेकर या बलून लेकर, और फिर हम उसको अपने कपड़े से, वूलन क्लॉथ से, बालों से रगड़कर अगर हम कागज के टुकड़ों के पास में ले जाएं तो वो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब देखिए नीचे अर्थ है जो मास है, कागज के टुकड़े भी मास है, मास को पुल कर रहा था यानी फोर्स लगा रहा था, इसलिए अगर हम कागज के टुकड़े को यूं गिराएं तो वो नीचे गिर जाएगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन आप गुब्बारे को चार्ज कर कर लेकर आए बलून को, और आपने कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लिया, इसका मतलब आपने अर्थ को हरा दिया, यानी आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को हरा दिया। मतलब कि गुब्बारे को रगड़ने से वो चार्ज हो गया, और फिर चार्ज होने की वजह से उसने कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचा, यानी कि चार्ज होने की वजह से उसने एक फोर्स डेवलप कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो रगड़ने से चार्ज आया, तो रगड़ने से जब चार्ज आया तो कैसे आया ये हम सोचना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक सब्सटेंस है ए, ये हमारे पास एक सब्सटेंस है ए, और ये दूसरा सब्सटेंस है बी। अब नेचुरली ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, ए के अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एकदम बराबर होंगे,
और बी के अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकदम बराबर होंगे नेचुरल कंडीशन में, इसलिए दोनों हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मान लेते हैं कि इसकी रेडियस कुछ भी है r1 और इसकी रेडियस कुछ भी है r2, ऐसा हमने मान लिया, और इसका मास कुछ भी है, मास ऑफ ए, मास ऑफ बी। अब हमने इनको आपस में रगड़ा, जब हम आपस में इनको रगड़ेंगे तो इनके बीच में फ्रिक्शन आएगा, जिसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो जब हम फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वर्क करेंगे तो उस वर्क से हीट जनरेट होगी, वो हीट ये लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इनमें से किसी एक का वर्क फंक्शन होगा कम। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सपोज इसको ए जो सब्सटेंस है, इसको कुछ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, और बी को भी कुछ एनर्जी चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। लेकिन ए को जो एनर्जी चाहिए वो कम है और बी को जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा है। तो जब मैं इनको रब करूंगा तो पहले वो एनर्जी मिल जाएगी ए को, क्योंकि उसको कम एनर्जी चाहिए, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में एंटर होने लगेंगे। अब सपोज इसको हम रगड़ते रहे, जितना ज्यादा रगड़ेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी और उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ए से बी में शिफ्ट हो गए। अगर n इलेक्ट्रॉन्स ए से बी में शिफ्ट हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसका असर क्या हुआ। सबसे पहले तो जिसमें इलेक्ट्रॉन चले गए मतलब बी, वो हो गया पॉजिटिव चार्ज, और उस पे n इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब बी का चार्ज हो गया -n टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अगर हम ए के बारे में सोचें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया +ne। अब ये चार्ज कहाँ आया होगा? ये चार्ज इसकी सरफेस पर फैल गया होगा, क्योंकि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाना चाहते हैं तो ये इसकी सरफेस पर फैल गया होगा। ऐसे ही बी में चार्ज किधर आया होगा? बी में चार्ज भी आया होगा उसकी सरफेस पे, और वो सरफेस पे फैल गया होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको चार्ज किया होगा तो ये चार्ज जितना पॉसिबल है उतना दूर जाना चाहते होंगे, और जितना जा पा रहे होंगे उतना दूर जा पा रहे होंगे, मतलब एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एकदम से पूरा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना पॉसिबल है वो एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। इसकी वजह से ये जो भी सब्सटेंस है इसकी रेडियस एक नई रेडियस हो जाएगी r' और इसकी हो जाएगी r2'। और हमें समझना होगा कि जो r1' है वो r1 से बड़ा होगा, और जो r2' है r2 से बड़ा होगा, क्योंकि इनमें रिपल्शन हुआ होगा। रिपल्शन होने की वजह से ये एक दूसरे से दूर चले गए होंगे, तो इसलिए फैल गया होगा सब्सटेंस। अगर वो फैल सकता है, अगर रिजिड है तो नहीं फैल पाया होगा, लेकिन अगर ऐसा सब्सटेंस है जो फैल सकता है, जिसके अंदर थोड़ा इलास्टिक नेचर है, रिजिडिटी कम है, तो वो ना फैल गया होगा। अब एकदम कोई बोले एकदम रिजिड सब्सटेंस था साहब, तो नहीं फैलेगा यार, जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसकी रिजिडिटी को हरा नहीं पाएगा। ओके, फिर दूसरी बात है कि मास का क्या हुआ होगा। मास का क्या हुआ होगा ये भी सोच लेते हैं। भाई जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए। इलेक्ट्रॉन निकल गए तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। अब जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए उतने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई होगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकले तो जिसमें इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आया है, उसका मास उसके पुराने मास से जब वो न्यूट्रल था कम हो गया होगा, और इन सिमिलर फैशन जिस पर नेगेटिव चार्ज आया है
उसका मास इंक्रीज हो गया होगा अपने प्रीवियस मास से, और होना ही पड़ेगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर चले गए, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए उतने इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर चेंज आ गया। द सेकेंड मेथड इज कंडक्शन। तो लास्ट ईयर हम लोग फ्लूइड्स पढ़ते थे। समझिए कि ये एक कोई वाटर टैंक है और इसका साइज ज्यादा है, जबकि इसके पड़ोस में एक और वाटर टैंक है जिसका साइज थोड़ा कम है। सपोज इसमें 10 लीटर वाटर आ सकता है ए में, और बी में 5 लीटर ही आ सकता है, यानी बी में कुल मिलाकर कम पानी आ सकता है, ए में पानी ज्यादा आ सकता है, लेकिन बी में पानी कम आ सकता है। अच्छी बात है। अब अगर मैं दोनों में पानी भर दूं और डिफरेंट डिफरेंट लेवल तक भर दूं, मान लीजिए कि मैंने ए में पानी डाल दिया और बी में थोड़े ज्यादा ऊपर तक के लेवल तक पानी डाल दिया, तो ए में पानी अभी भी ज्यादा हो सकता है ये 7 लीटर्स हो ए में, और बी में हो सकता है अभी 3 या 4 लीटर्स ही हो। लेकिन अगर मैं इनको कनेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि बी से पानी ए में आने लगेगा और बी में पानी का लेवल धीरे धीरे गिरने लगेगा, और ए में पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और तब तक बढ़ेगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाएगा, और उसके बाद पानी इधर से उधर ट्रेवल करना आना बंद कर देगा। तो यहाँ इस बात की कोई लिमिटेशन नहीं है कि पानी ए से बी में जाएगा या बी से ए में आएगा। जिसका लेवल ज्यादा होगा, मान लीजिए ए का लेवल ज्यादा होता, मान लीजिए अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये ए का लेवल हाई है, बी का लेवल लो है, तो क्या होगा, तो पानी ए से बी में जाने लगेगा इनको कनेक्ट करते साथ ही, और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाएगा। तो ए का लेवल घटने लगेगा, बी का लेवल बढ़ने लगेगा। देखिए, पानी ए से बी में जाएगा या बी से ए में आएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसका लेवल ज्यादा था, हायर लेवल से लोअर लेवल तक जाएगा। लेकिन पानी आएगा किस में ज्यादा, जिसकी साइज बड़ी होगी, क्योंकि अगर दोनों को सेम लेवल तक भर दें तो जिसकी साइज ज्यादा होगी उसमें ज्यादा पानी आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम दो कंडक्टर्स हैं हमारे पास जिनको हमने चार्ज किया हुआ है, तो समझ लीजिए कि चार्ज पानी की तरह एक कंडक्टर में भरा हुआ है और दूसरे में भी भरा हुआ है। किसी का साइज भी ज्यादा हो सकता है, पर चार्ज का लेवल यानी पोटेंशियल वो उसका ज्यादा हो, जिसका ज्यादा होगा उससे कम वाले की तरफ चार्ज तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का लेवल यानी पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर में वाटर है, तो इसमें किस हाइट तक पानी आएगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसमें हमने कितना पानी डाला है। मतलब हाइट ऑफ वाटर इन अ कंटेनर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर। मतलब हाइट जो होगी वो हमने कितना पानी इसके अंदर डाला है, उसका मास कितना है उस पर डिपेंड करेगी। इन सिमिलर फैशन अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो अगर हम सोचते हैं कि इसमें जो चार्ज हम डालेंगे, तो जब हम इसमें कोई चार्ज डालेंगे तो पोटेंशियल कितना आएगा। पोटेंशियल जैसा पानी के लिए लेवल होता है वैसे चार्ज के लिए पोटेंशियल होता है। तो आप इसे जितना चार्ज देंगे उसके प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज।
अब एक दूसरी चीज और है कि अगर मेरे पास पानी जो है वो एक फिक्स मास मेरे पास उसका है, लेकिन अगर मैं उसे बड़े कंटेनर में डाल देता हूं, सपोज कंटेनर तो बड़ा था और मैं सेम मास पानी का इसमें डाल देता हूं, तो हाइट कम आएगी। इसका मतलब हुआ कि जो ये पोटेंशियल होगा वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो हमने चार्ज कितना दिया है, अगर हम चार्ज ज्यादा देंगे तो पोटेंशियल ज्यादा आएगा, एज वेल एज हमने चार्ज दिया किसको है, वो कंडक्टर किस साइज का था। अगर हमने ज्यादा रेडियस के कंडक्टर को चार्ज दिया है, हम सेम चार्ज देते हैं दो अलग अलग कंडक्टर को, एक की रेडियस ज्यादा है एक की रेडियस कम है, तो जिसकी रेडियस कम है उसमें पोटेंशियल ज्यादा आएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि जिस टैंक का साइज कम है, अगर हम उसमें पानी डालते हैं, दोनों में सेम पानी डाला 10 लीटर 10 लीटर, लेकिन जिसमें साइज छोटा है हाइट ज्यादा आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह अगर हमारे पास एक कंडक्टर छोटे साइज का है, उसकी रेडियस कम है, उसको भी हम उतना ही चार्ज देते हैं और एक बड़े कंडक्टर को भी उतना ही चार्ज देते हैं, तो आप देखेंगे कि जिसका साइज कम है उसमें पोटेंशियल ज्यादा आ गया। इसको यूं समझ सकते हैं कि हमारे मोबाइल में एक छोटी बैटरी होती है और इन्वर्टर में बड़ी बैटरी होती है। हम मोबाइल की बैटरी को कम चार्ज देकर भी सेम वोल्टेज पे चार्ज कर सकते हैं, और इन्वर्टर को उसी वोल्टेज पे चार्ज करने के लिए हमको उसमें ज्यादा चार्ज डालना पड़ेगा, क्योंकि वो बैटरी एक बड़ा टैंक है और जो मोबाइल की बैटरी है वो एक छोटा टैंक है। अगर हम इन दोनों कंबाइन कर दे तो हमारे पास V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q बाय R होगा, और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दें तो KQ बाय R होगा। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर के पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल हमारे पास आ गया V इज इक्वल टू KQ बाय R। हमारे पास एक है कंडक्टर A और दूसरा है कंडक्टर B, और एक की रेडियस है R1 और दूसरे वाले की रेडियस है R2। इसके ऊपर चार्ज है Q1 और इसके ऊपर चार्ज है Q2। तो सपोज इसके पास चार्ज है Q1 और इसके पास चार्ज है Q2। अब मैं इनको वायर से कनेक्ट करता हूं तो क्या होगा, एक कंडक्टर से चार्ज तब तक दूसरे कंडक्टर में जाएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तब तक चलेगा जब तक कि V1 और V2 बराबर नहीं हो जाएगा। अब V1 और V2 बराबर करने के लिए KQ1 अपॉन R1 को KQ2 अपॉन R2 के बराबर होना पड़ेगा। K कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जब हम दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो उनमें चार्ज जो भी अपीयर होता है वो उनके रेडियस के रेशो में होता है। इसका मतलब अगर मैं दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट करूं, एक की रेडियस R है और दूसरे की रेडियस 2R है, तो जिसकी रेडियस डबल है, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो चुका होगा, कंडक्शन हो चुका होगा, तो जिसकी रेडियस डबल है उसमें चार्ज भी डबल होगा। मतलब जिस तरह सेम लेवल पर दो टैंक में पानी भर दें तो जो बड़ा टैंक होगा उसमें ज्यादा पानी होगा, जितने टाइम्स बड़ा होगा उतने टाइम्स ज्यादा पानी होगा। बिल्कुल उसी तरह अगर दो कंडक्टर चार्ज हैं और वायर से जुड़े हुए हैं, वायर से जोड़ने के बाद उन दोनों में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, और आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दोनों के पास सेम नेचर का चार्ज होगा, लेकिन जो ज्यादा बड़ा कंडक्टर है जिसकी रेडियस जितने टाइम्स ज्यादा है उसके अंदर उतने टाइम्स ज्यादा चार्ज होगा। अगर हम और ज्यादा क्लियरिटी के साथ देखना चाहते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि क्योंकि Q1 और Q2 को जोड़ें तो टोटल Q आएगा। मान लीजिए उस सिस्टम पर जो टोटल चार्ज था वो Q था, तो अगर हम पहले और दूसरे, अब चार्ज देखिए कंजर्व होता है, हम पढ़ चुके हैं, तो जब A से B में चार्ज जाएगा, B से A में चार्ज जाएगा, तो कोई लॉस तो होगा नहीं चार्ज का। चार्ज इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा, चार्ज का कोई लॉस नहीं होगा। अब चूंकि चार्ज का कोई लॉस नहीं होगा, इसलिए Q1 और Q2 को जोड़ने पे हमेशा Q आना चाहिए जो कि उस सिस्टम का टोटल चार्ज है।
Q1 तो ठीक है, Q2 को क्या लिख सकते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा था Q1 अपॉन Q2 बराबर R1 अपॉन R2। तो हम Q2 को क्या लिख सकते हैं? हम Q2 को लिख सकते हैं Q1 R2 अपॉन R1। अब अगर मैं ये उठा के यहां रख दूं तो ये हो गया Q1 प्लस Q1 R2 अपॉन R1 बराबर Q1 कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू Q। इस तरह मेरे पास Q1 बराबर आ जाएगा Q टाइम्स R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया, जहां पर देखिए कि Q तो सिस्टम का टोटल चार्ज है। मान लीजिए मुझे कोई बता दे कि एक एक कंडक्टर है, उस पर 2 कूलम चार्ज है, दूसरे पर 4 कूलम चार्ज है। अब मैं इनको आपस में जोड़ देता हूं और मुझे रेडियस भी पता हो, तो मैं बता सकता हूं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होने के बाद नया चार्ज कितना होगा Q1 और नया चार्ज कितना होगा Q2, क्योंकि दोनों पे मिला के 4 + 2 6 कूलम था। तो अब वो कितना कितना बन जाएगा ये मैं इस फॉर्मूले से बता सकता हूं। सिमिलरली अगर हम Q2 निकालना चाहें, Q2 बराबर होगा QR2 अपॉन R1 प्लस R2। इन फॉर्मूलेस की मदद से हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद कितना चार्ज आएगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे को पहला क्वेश्चन है जिसमें बताया गया कि हमारे पास एक R रेडियस का स्फीयर है और दूसरा भी R रेडियस का स्फीयर है, इस पर चार्ज था ही नहीं और इस पर चार्ज था सपोज Q। अब हमें बताना है कि जब हमने इनको वायर से कनेक्ट कर दिया, कंडक्शन जब इन पर हो गया तो उसके बाद इनमें कितना चार्ज आएगा। तो जब इन दोनों को तार से जोड़ दिया होगा और ये दोनों दो नहीं एक ही हो गए होंगे, तो अब इन पर कैसा चार्ज आ जाएगा और कितना आ जाएगा। ये सवाल तो एकदम सिंपल है, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जैसे इनकी रेडियस सेम है तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद दोनों पे बराबर चार्ज आएगा। सिस्टम का टोटल चार्ज कितना था? टोटल चार्ज Q था, क्योंकि Q2 0 था तो Q1 प्लस Q2 कितना था? Q1 प्लस Q2 था हमारे पास Q। तो अगर हम इसको यहाँ बांट दें तो इस पर भी Q/2 आ जाएगा और इस पर भी Q/2 आ जाएगा। सर ऐसे कैसे बांट दिया? अरे भाई रेडियस सेम थी ना। या फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर लो जो बताया है, उससे भी वही आएगा। लेकिन हमें तो एग्जाम में एकदम तेजी से समझ में आना चाहिए ना क्या हो रहा है। चलो दूसरा हम एक समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि सेकंड क्वेश्चन में वो आपसे बोल रहा है कि हमारे पास एक तो R रेडियस का कोई कंडक्टर है और दूसरा सपोज 2R रेडियस का कोई कंडक्टर है। तो हमारे पास एक तो R रेडियस का कंडक्टर आ गया, एक 2R रेडियस का कंडक्टर आ गया। अब हम क्या करें? मान लीजिए इस पर चार्ज हमको दिया गया था Q और इस पर जो चार्ज है वो भी हमको दिया गया था Q। अब हमको बताना है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए इनका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इनको हमने वायर से जोड़ दिया और इनका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अब तेजी से कैसे करें सवाल को? तेजी से कैसे करें? मान लो चलो कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो ये मैं ले लेता हूँ 6 कूलम और इसको ले लेता हूं मैं 6 कूलम और। तो ये मेरे पास हो गया टोटल मिला के 12 कूलम। अब इसको 12 कूलम को मुझे रेडियस के रेशो में डिवाइड करना है। मतलब मेरे पास 12 कूलम टोटल चार्ज है
और उसका एक पार्ट आना चाहिए ए के पास और इसका 2 पार्ट जाना चाहिए बी के पास। तो मेरे ए के पास चार्ज कितना आ जाएगा अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ? टोटल चार्ज कितना था? 12। इसको मुझे रेडियस के रेशो में डिवाइड करना है। इसकी रेडियस कितनी है? आर, और ये हो गया 3r। तो मेरे पास आ गया 4 कूलम। जबकि अगर मैं दूसरे वाले पर देखूं कितना चार्ज आएगा, तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो टोटल चार्ज कितना है? 12, जिसके लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं उसकी रेडियस कितनी है? 2r, और टोटल दोनों की मिलाकर रेडियस कितनी है? 3r। तो ये आ गया 8 कूलम। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सोचता तो मैं डायरेक्ट भी तो सोच सकता था ना। मेरे पास था ही कितना टोटल? 12। अब 12 के मुझे फ्रैक्शन करना थे 2। किसमें? मुझे करना थे उसके फ्रैक्शन 1/2 में। तो मुझे 12 के टुकड़े करना थे 3। तो एक टुकड़ा होता 4 और दूसरा टुकड़ा होता 8। तो 4 आ जाता ए पर और 8 आ जाता बी पर। तो एकदम सिंपली इसको हम सॉल्व कर सकते थे। इस तरह हम रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मान लीजिए कि मैं ऑपोजिट नेचर का चार्ज ले लेता हूँ। ये मैंने फिर से इधर r रेडियस का कंडक्टर ले लिया और इधर 2r। मेरे बच्चे अब समझने लग गए कि जितना भी नेट चार्ज होगा उसके 2 फ्रैक्शन हो जाएंगे 1/2 में, और आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 1/2 में इनके ऊपर चार्ज आने वाला है। लेकिन पहले क्या था? पहले मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे पास था 10 कूलम और यहाँ पर मेरे पास था -4 कूलम। मतलब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के पहले यानी कंडक्शन के पहले एक बॉडी तो थी पॉजिटिवली चार्ज। जो ए था वो था पॉजिटिवली चार्ज और जो बी है वो है नेगेटिवली चार्ज। अब अगर मैं इनको आपस में कनेक्ट करता हूं तो मुझे ये पक्का पता है कि जो टोटल चार्ज होगा उसका बंटवारा रेडियस के रेशो में होगा। मतलब जो टोटल चार्ज होगा उसको 1/2 के टुकड़े में मेरे को बांटना पड़ेगा, और मैं एकदम तेजी से ये न्यूमेरिकल कर सकता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मुझे देखना होगा कि टोटल चार्ज कितना है, या हम फॉर्मूले से कर लें। तो अगर हम Q1 डैश निकालना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले टोटल चार्ज लिखना पड़ेगा। टोटल चार्ज होगा 10 और -4 को ऐड करने पर 6 डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस जो होगी 3r। फिर हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? Q1 के लिए, जिसकी रेडियस कितनी है? r। तो ये कितना आ जाएगा? 2। बिल्कुल इसी तरह अगर हम Q2 डैश कैलकुलेट करना चाहें तो हमें देखना पड़ेगा टोटल चार्ज कितना था? 6। टोटल रेडियस कितनी थी? 3r। हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? 2r वाले के लिए। तो यहाँ r कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 4 कूलम। क्या हम ये सवाल सोचकर कर सकते थे? हाँ, बिल्कुल कर सकते थे। हमें पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पे टोटल चार्ज +6 कूलम है और हमें उसको 1/2 के रेशो में डिवाइड करना है। तो एक टुकड़ा हो जाएगा 2 और एक टुकड़ा हो जाएगा 4 और ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए। यहाँ से एक चीज और सीखने को मिली। देखिए, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के पहले थोड़ा ध्यान दीजिए। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के पहले एक पर पॉजिटिव चार्ज था और एक पर नेगेटिव चार्ज था। दिख रहा है? एक पर पॉजिटिव चार्ज था और एक पर नेगेटिव चार्ज था। दिख रहा है ना? लेकिन आप देखो कि जब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो चुका तो दोनों पर सेम नेचर का चार्ज है। इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव। और ये साइन कौन सा है पॉजिटिव? जो टोटल चार्ज का साइन है। क्योंकि देखो 10 कूलम पॉजिटिव था और 4 कूलम नेगेटिव था। दोनों को जोड़ने पर दोनों का नेट चार्ज प्लस का आ रहा था ना। कंडक्शन में जब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा तो आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोथ द बॉडीज मस्ट हैव सेम नेचर ऑफ चार्ज। जबकि पहले जब हमने फ्रिक्शन पढ़ा था उसमें ऐसा नहीं था। फ्रिक्शन में दोनों बॉडीज न्यूट्रल होती थी, हम उनको आपस में रब करते थे और हम देखते थे कि रब करने के बाद एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज आया है दूसरे पर उतना नेगेटिव चार्ज आया है।
जबकि कंडक्शन में वो बॉडीज पहले से चार्ज हैं, आपने उनको आपस में कनेक्ट किया, और जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज खत्म होगा तो हमेशा सेम नेचर का चार्ज आएगा दोनों बॉडी पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें लिखा हुआ है दैट 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स A, B and C having charge Q 0 and 2Q respectively. At first A and B are in contact, then B and C are in contact, then calculate the final charge on A, B and C. Okay. इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स थे, तो इसका मतलब हमारे पास सेम रेडियस है इनका। इसका अगर रेडियस आर है तो इसका भी आर होगा, तो इसका भी आर होगा, तो हमारे पास सेम रेडियस के स्फीयर है। लेकिन इस पर चार्ज है Q, इस पर चार्ज है 0 और इस पर चार्ज है 2Q। लेट अस कंसीडर कि ये A है, ये B है और ये C है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए मान लीजिए कि मैं बारी बारी से इनको कांटेक्ट में लाऊंगा। तो मैंने इस तरह एक टेबल बना ली, यहाँ मैं A का चार्ज लिखूंगा, यहाँ मैं B का चार्ज लिखूंगा और यहाँ मैं C का चार्ज लिखूंगा। क्वेश्चन में उसने बोला है कि पहले हम किसको कांटेक्ट में लाएंगे, A और B को। चलिए तो हम पहले A और B को कांटेक्ट में लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं। A और B को कांटेक्ट में लेकर आए, तो A और B को कांटेक्ट में ला रहे हैं जी। चलिए A और B को कांटेक्ट में लाते हैं। A, B, देखिए दोनों की रेडियस सेम है, तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दे विल गेट द सेम चार्ज बिकॉज उनका साइज सेम है, तो उनके अंदर बराबर बराबर चार्ज आएगा। जैसे दो अगर बराबर साइज की टंकियां हैं और उनको अपन पाइप से कनेक्ट कर दे तो वो सेम लेवल तक भरेंगी, तो इनमें जब वोल्टेज सेम हो जाएगा, लेवल सेम हो जाएगा, तो चार्ज भी सेम आएगा। तो अब इनके ऊपर नेट चार्ज कितना था, तो A के ऊपर कितना चार्ज है जी, Q, B के ऊपर कितना है 0, तो 0 और Q दोनों को ऐड करने पर कितना हो रहा है Q, तो A पर आ जाएगा Q/2 और B पर भी आ जाएगा Q/2 और C को अभी टच ही नहीं किया, तो ये 2Q यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या करें, अब वो बोल रहा है कि आप A को मत छेड़िए, तो A पर तो Q/2 चार्ज है, फिक्स हो गया। अब वो हमसे चाहता है कि हम B और C को आपस में कनेक्ट करें, कर देते हैं। B और C को कनेक्ट किया, इस पर कितना चार्ज था भाई 2Q और इस पर Q/2, तो अगर हम 2Q और Q/2 को ऐड करें, यहाँ ऐड कर देता हूँ 2Q प्लस Q/2, चलो जी कितना आता है 5Q/2, 5Q/2 चार्ज आ गया। तो हम इसका आधा आ जाएगा B पर और आधा आ जाएगा C पर, तो यहाँ आ जाएगा 5Q/4 और यहाँ भी आ जाएगा 5Q/4। यहाँ एक देखने वाली बात है कि अर्थ जो है वो एक बड़ा रिजर्वायर है, उसके अंदर इनफिनाइट इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि बोले कि हम समुद्र में खूब सारा पानी है, अगर हम उसमें से थोड़ा पानी निकाल लें या डाल लें तो उसके लेवल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बिल्कुल उसी तरह और अर्थ के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कि अगर हम उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लें या कुछ इलेक्ट्रॉन डाल दें तो उस पे कोई नेट चार्ज नहीं आएगा। इसलिए हम हमेशा मानते हैं कि जो अर्थ है उसके पोटेंशियल को हम रिफरेंस लेवल मानते हैं, मतलब 0 मानते हैं। तो अर्थ जो है टेकन एज अ लार्ज रिजर्वायर जिसके अंदर इनफिनाइट इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए जो अर्थ है उसके पोटेंशियल को हम हमेशा रिफरेंस पोटेंशियल मतलब 0 मान लेते हैं और हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जिस किसी को भी इससे जोड़ेंगे उसका पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी है और हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं किसी कंडक्टर की मदद से, तो अर्थ जिसका खुद का पोटेंशियल कितना है 0, क्योंकि हम मानते हैं इस पर नेट चार्ज कितना है 0, तो अब ये इसका पोटेंशियल यानी इस बॉडी ए का पोटेंशियल भी 0 करना चाहेगी यार। उसके लिए इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इसको खत्म करना होगा, इसलिए अर्थ में से इलेक्ट्रॉन तब तक इस बॉडी में आएंगे जब तक कि इस पर जो चार्ज है
वो जीरो नहीं हो जाए, नेट चार्ज जीरो ना हो जाए, यहाँ कोई एक्सेस ऑफ चार्ज नहीं बचे। इसलिए जैसे ही हम किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये सारा काम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाता है और वो बॉडी डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे कि अगर आप एक लकड़ी के स्टूल पर बैठ जाएं और आपका साथी आपको ब्लैंकेट से मारे, तो वो फ्रिक्शन से आपको चार्ज कर रहा है, उसके बाद वो हट जाए, लकड़ी का स्टूल इंसुलेटर है तो आपके ऊपर चार्ज बना रहेगा, लेकिन जैसे ही आप जमीन पर पैर रखेंगे वैसे ही वो पूरा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। या आपका पड़ोस में कोई आकर आपको छू दे तो चटाक से चार्ज जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उस बंदे को कंडक्टर महसूस कीजिए, उसके थ्रू वो चार्ज जो है वो ग्राउंडेड हो गया। इसलिए अर्थ जो है उसका पोटेंशियल हम जीरो रखते हैं और किसी भी बॉडी को जिसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं उसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाता है, क्योंकि वो अर्थ से जुड़ जाती है। अब अगर वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो बुक्स में लिखा होता है कि पॉजिटिव चार्ज ग्राउंडेड हो गया, जबकि सच्चाई ये है कि इलेक्ट्रॉन आए और उन्होंने आके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, क्योंकि वायर में इलेक्ट्रॉन ही चल सकते हैं, कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर्स के अंदर मूव नहीं कर सकता। अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और हम इसको ग्राउंडेड कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा? अर्थ का पोटेंशियल जीरो है तो इस बॉडी का भी जीरो होना चाहिए, और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज होता है, जब तक इसका चार्ज जीरो नहीं होगा तब तक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। इसलिए अब क्या होगा? अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे और अर्थ में जाएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के अर्थ में जाएंगे तो ये ग्राउंडेड हो जाएंगे और ये बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो जैसा कि हमने देखा कि फ्रिक्शन से हम केवल इंसुलेटर्स को चार्ज कर सकते थे और कंडक्शन से हम केवल कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते थे। क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम दोनों को चार्ज कर सकें? हाँ, तो एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन, जो कि थर्ड मेथड है और फाइनल मेथड है। तो थर्ड मेथड है इंडक्शन। इंडक्शन की मदद से हम लोग इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों को चार्ज कर सकते हैं। होता यह है कि अगर हमारे पास पहले से कोई चार्ज बॉडी हो और हम उसे किसी अनचार्ज बॉडी के पास में ले जाएं, तो जो अनचार्ज बॉडी है उसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्टेड हो जाता है, जिससे उस पर कुछ चार्ज अपीयर हो जाता है, जिसे बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ये कैसे होता है? ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। कैसे होता है हम पहले समझ लेते हैं, फिर देखेंगे डिफाइन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि ये मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज कोई प्लेट है जिस पर पहले से ही कोई चार्ज है प्लस क्यू। मैं इसके पास में कोई एक मेटेलिक प्लेट लेकर आता हूं, मान लीजिए ये मेरे पास एक मेटल है। अब हमें समझना होगा मेटल मतलब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट, जो बिल्कुल भी रास्ते में अड़चन नहीं डालता, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है हो जा। तो अब इसके अंदर क्या है? मेटल के अंदर होते हैं पॉजिटिव आयंस, ओके, जो कि चल फिर नहीं सकते। और क्या होता है? और होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को कौन सा चार्ज पसंद है? पॉजिटिव। तो जैसे ही इस प्लेट का पॉजिटिव चार्ज अंदर इलेक्ट्रॉन्स को देखता है, आवाज लगाता है आजा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस कोने पर आकर जमा होने लगते हैं और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज जमा होने लगता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। मेटल्स में एग्जैक्टली उतना ही चार्ज आ जाता है। ये इनका जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ये तभी समाप्त होता है जब एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट में चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। तो जब हम किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी पर के पास में ले जाते हैं, और अगर वो अनचार्ज बॉडी एक मेटेलिक बॉडी है, तो उसकी नियर बाय सरफेस पर इक्वल अमाउंट में अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है, और जो दूर वाली सरफेस है उस पर इक्वल अमाउंट में सिमिलर नेचर का चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मेटल का स्लैब था जिसपे माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज आया, ये जो मेटेलिक स्लैब है इसमें नेट चार्ज नहीं आया, इसमें केवल चार्ज
जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया। बाकी अगर इस पर अभी भी नेट चार्ज देखें तो कितना है, 0। पर इसकी इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, चार्ज का बिहेवियर शो करेगा। इसीलिए जब हम एक कॉम्ब को, एक बलून को रब करके उस पर चार्ज ले आते हैं और हम पेपर पीसेस के पास में ले जाते हैं, तो पेपर पीसेस में नियर बाय सरफेस पर अपोजिट नेचर का चार्ज आ जाता है, जिससे वो आके अट्रैक्ट हो जाते हैं। इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फिनोमेनन है। अच्छा, इसमें इक्वल अमाउंट में चार्ज क्यों आता है, वो जब अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो हम केवल लर्न कर लेंगे कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास, मान लीजिए नॉन मेटल है, कोई इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, तो अगर कोई इंसुलेटिंग सब्सटेंस है तो उसके अंदर पहले से ही प्लस और माइनस चार्ज ऐसे पास पास होते हैं। जब मैं एक मेटेलिक स्लैब को, या जिस स्लैब पर चार्ज है उसको इसके पास लेकर आता हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि इस स्लैब के अंदर माइनस और प्लस एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर हो गए। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। इससे इधर वाले सरफेस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर वाले सरफेस पर कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर अगर चार्ज प्लस क्यू था, तो इस तरफ चार्ज क्यू डैश आएगा माइनस का, और इधर आएगा क्यू डैश प्लस का। ये क्यू डैश होगा कितना, तो ये क्यू डैश होगा क्यू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अब क्योंकि अलग अलग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होगा, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग होगी, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग होगी, इसलिए अलग अलग अमाउंट में चार्ज आएगा। नियर बाय सरफेस पर नेगेटिव आएगा और दूर वाले सरफेस पर पॉजिटिव नेचर का चार्ज आएगा, अगर ये पॉजिटिव था जो मेन चार्ज था। अब अगर ये एप्सिलॉन आर को मैं अभी यहाँ पे इन्फिनाइट रख दूं मेटल्स के लिए, तो 1 अपॉन इन्फिनाइट 0 हो जाएगा और साबित हो जाएगा कि यहाँ पर इक्वल अमाउंट में चार्ज इंड्यूस होगा मेटल्स में। इंडक्शन में हम क्या किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक हमने ये सीखा कि इफ वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड इफ वी प्लेस अ मेटेलिक स्लैब इन फ्रंट ऑफ इट, देन nearby surface gets negatively charged and the other surface gets positively charged, and if it is a metal slab, then it will get equal amount of charge like this. लेकिन अगर हम इस स्लैब के बारे में सोचें तो इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर चार्ज ही नहीं है, ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बस उसका चार्ज सेपरेट हो गया है। इधर वाले सरफेस पर कुछ चार्ज चला गया, उधर वाले सरफेस पर कुछ चार्ज चला गया, पर अगर उस स्लैब की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो क्या हम इसको चार्ज कर सकते हैं क्या? जैसे हमने फ्रिक्शन में चार्ज किया, एक इंडिविजुअल बॉडी चार्ज हो गई थी, कंडक्शन में भी चार्ज हो गई थी, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि हम इस स्लैब पे एक प्लेट को पास में लेकर आए जिस पे पहले से चार्ज था, दूसरी बॉडी पे चार्ज आ गया, तो कैसे आ गया? ये तभी आ सकता है जब हम इस प्लस और माइनस को अलग कर लें। तो इसको अलग करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि ये हमारे पास समझो कि ये मेटेलिक स्लैब थी, इसके सामने हमने इस प्लेट को रखा, तो हमारे पास इधर वाले सरफेस पर आ गया माइनस क्यू और दूर वाले सरफेस पर आ गया प्लस क्यू चार्ज। अब हम इसमें थोड़ी सी मदद कंडक्शन की ले लें। हम क्या करें कि एक अनचार्ज स्लैब को यहां पर लेकर आए और इसके साथ इसको चिपका दें, इसको यहीं पकड़ के रखें, हम इसको स्लैब नंबर 1 बोल देते हैं, इसको स्लैब नंबर 2 बोल देते हैं। तो हम इसको चिपका दें, चिपकाने से क्या होगा सोचकर देखते हैं। जब ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे तो क्या होगा,
जब ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे तो सीन कुछ इस तरीके का होगा। ये पहला वाला स्लैब, ये इसके कांटेक्ट में स्लैब नंबर 2, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होके आजा 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 इधर आ जाएगा, और प्लस जितनी दूर जा सकता है, जितनी दूर जा सकता है, जितनी दूर जा सकता है, तो वो इधर आ जाएगा, प्लस 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 प्लस। अब हम एक नंबर को यहीं पे रोक के रखें और दो नंबर को अलग कर दें, तो होगा क्या? तो इस पर बच जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, तो इस पर बच जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, एक नंबर पर बच जाएगा नेगेटिव नेगेटिव इधर पे, और ये जिसको हम दूर ले गए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह हम बाद में हम इस प्लेट को हटा लें। जब हम प्लेट को हटा लेंगे तो हमारे पास एक नंबर नेगेटिव चार्ज बचेगा और दो नंबर पॉजिटिव चार्ज बचेगा। इस तरह हम इंडक्शन में थोड़ा सा कंडक्शन यूज करके इसको चार्ज कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है अर्थिंग की मदद से। कैसे? मान लीजिए कि ये प्लेट जो थी इस पर प्लस क्यू चार्ज था, मैंने इसके सामने इस स्लैब को रखा, इस स्लैब को रखा तो इसमें चार्ज जो है वो सेपरेट हो गया, माइनस 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 माइनस, प्लस 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 ऐसे। अब अब अगर मेरे को इसको अब अगर मेरे को इसको चार्ज करना है और मैं चाहता हूं कि जो स्लैब है, स्लैब ए, इस पर चार्ज आ जाए प्लस क्यू या माइनस क्यू, तो अभी मैं माइनस क्यू ला सकता हूं। मैं क्या करूंगा? इसकी अर्थिंग कर दूंगा। अर्थिंग करूंगा तो देखिए जो जो पास वाले फेस पर चार्ज है वो तो बाउंडेड है, ये जो माइनस 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 चार्ज है वो इस प्लेट के प्लस 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 चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है। ये प्लेट, ये स्लैब, स्लैब का माइनस इस प्लस को देख रहा है और बोला आजा 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 आजा, ये आपस में अट्रैक्टेड है। लेकिन ये जो प्लस है ये फ्री है, बल्कि इसे दूर भगा रहा है, जा जा यहाँ से चले जा, यहाँ पे मत आ। तो अर्थ बोलेगी ओ बेटा चिंता मत कर, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन 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 यहाँ पर तब तक आएंगे जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। उसके लिए ये पूरा प्लस ये कहते हैं कि अर्थ में चला गया। टेक्निकली अर्थ से तब तक इलेक्ट्रॉन आएंगे जब तक कि इस प्लस को खत्म नहीं कर देंगे। तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट होने ये वाला है कि आपके पास थोड़ी देर के बाद सीन ऐसा होगा कि ये प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज था और ये सामने आपने ये स्लैब रखा, इस पर माइनस 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 चार्ज हो गया, और जैसे ही आपने यहाँ पे अर्थिंग की होगी, अर्थ हो गया पूरा पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर केवल माइनस रह गया। अब दिमाग लगाओ कि हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैसे ला सकते हैं इस ए पर। उसके लिए हमें ये वाली प्लेट कैसी लेना पड़ेगी? नेगेटिवली चार्ज। इसको लेंगे नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव, नेगेटिव अर्थेड हो जाएगा। दैट्स इट। तो क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि हमको एक सिस्टम ऑफ चार्ज प्लेट्स दे दिया, दो प्लेट है हमारे पास, एक पर क्यू चार्ज है, एक पर 3q चार्ज है, दोनों को पास पास रख दिया। अब बताना है कि जब इनमें इंडक्शन हो जाएगा तो इन पर फाइनल चार्ज कितना होगा आफ्टर इंडक्शन। चलिए इस सवाल को करते हैं, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ये एक प्लेट बनाई और ये दूसरी प्लेट बनाई। अब इस प्लेट पर चार्ज कितना था? इस प्लेट पर चार्ज था Q। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको लिख लेता हूँ इधर प्लस Q/2 और इसको लिख लेता हूँ इधर प्लस Q/। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी प्लेट पर कितना था? 3Q। तो मैं 3Q को इधर लिख लेता हूँ 3Q/2 और 3Q/2। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या करें? अब इंडक्शन कराना होगा। चलो इंडक्शन कराते हैं। इंडक्शन कराने के लिए इस Q/2 की वजह से सामने इंड्यूस चार्ज आएगा माइनस Q/2। याद रखिए ये मेटेलिक प्लेट्स है तो इनमें इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो रहा है, और बाहर वाले सरफेस पर
प्लस क्यू बाय टू। इसी तरह इस 3q/2 को भी इंड्यूस करा सकते हैं हम। इस 3q/2 का इंडक्शन होने पर इधर पर चार्ज आएगा -3q/2 और इस तरफ आएगा +3q/2। अब अगर आप हर सरफेस पर चार्ज का सम कर लें तो आपके पास नेट चार्ज आ जाएगा। तो मान लीजिए कि पहली सरफेस पर आपके पास कितना कितना चार्ज था, एक तो था q/2, एक था 3q/2, दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया 2q। यहाँ पर था -3/2q और q/2 ऐड करने पर कितना हो गया q। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था 3q/2 और -q/2, तो कितना हो गया q। कैसा, पॉजिटिव, ठीक है ना। और ये कैसा हुआ था, नेगेटिव। यहाँ पर हो गया 2q सम करने के बाद। तो ये इसका आंसर आ गया। क्या सर हम इसको ट्रिक से कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसको ट्रिक से करने के लिए ट्रिक ये है कि आपके पास जो टोटल चार्ज है, इस प्लेट पर था q और इस पर था 3q, तो टोटल चार्ज कितना हुआ अपने पास 4q। तो मैं ये कहता हूँ कि 4q के दो टुकड़े कर कर 2q तो बाहर डाल दीजिए, क्योंकि सिस्टम पर पूरा चार्ज कितना था, ये दोनों मिला के एक सिस्टम है, सिस्टम पर पूरा चार्ज कितना था 4q, तो 2q इधर आ गया, 2q इधर आ गया। अब इंडिविजुअल लेवल पे सोचते हैं, पहली वाली प्लेट पर नेट चार्ज कितना था q, तो जब आपने इधर 2q दे दिया तो इस तरफ कितना लिखना पड़ेगा -q, ताकि नेट चार्ज आ जाए इस पर q। इस पर कितना था 3q, तो इधर लिखना पड़ेगा +q। हो गया। इस तरह हम सवाल कई सारे कर सकते हैं, अभी देखते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास 3 प्लेट है, इस पर चार्ज है 0, इस पर चार्ज है 2q और इस पर चार्ज है 4q। अब हम इस न्यूमेरिकल को करते हैं। तो अगर हम इसको सिंपल हमारे वाले मेथड से करें, एकदम टेक्निकली करें, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो इधर लिखेंगे q, इधर भी लिखेंगे q, इधर तो 0 है ही, और इधर पे लिखेंगे 2q और 2q। फिर हम इसमें इंडक्शन कराएंगे। इंडक्शन कराने के लिए हम लोग इस q के सामने इधर इंड्यूस कर देंगे, इसकी वजह से -q, इधर पे +q, इधर पे -q, इधर पे +q। फिर इस 2q की वजह से इंड्यूस करेंगे, तो इसके सामने इंड्यूस करेंगे -2q, फिर इस तरफ इंड्यूस करेंगे +2q, इधर करेंगे -2q, इधर करेंगे +2q। इस तरह फाइनली हमारे पास इस सरफेस पर चार्ज हो जाएगा 3q, इस सरफेस पर हो जाएगा -q, इस सरफेस पर हो जाएगा +q, इस सरफेस पर हो जाएगा -q, इस सरफेस पर हो जाएगा +q और इस सरफेस पर हो जाएगा 3q। ये हमारे पास। क्या हम इसको ट्रिक से कर सकते हैं? यस। ध्यान से देख लीजिए कितना कितना चार्ज था, 2q और 4q, कुल मिला के कितना हो गया 6q। चलो जी, तो 6q चार्ज हो गया। ट्रिक से करते हैं 6q, तो 6q का आधा 3q इधर, 3q इधर। इस पर कितना चार्ज था भाई पहली वाली प्लेट पर 2q, तो अगर इधर पर हो गया 3 तो इधर पर लिखना पड़ेगा -q। इधर पे कितना था 4q, तो इधर कितना लिखना पड़ेगा +q। यहाँ पर -q है तो यहाँ कितना आएगा +q और यहाँ कितना आएगा -q। इससे इंडक्शन भी पूरा हो रहा है और ये +q और ये -q मिला के इस पर नेट चार्ज 0 भी हो रहा है। तो तुरंत सॉल्व हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये प्लेट्स दिए हुए हैं और उन पर फॉलोइंग चार्ज ये दिए हुए हैं। अब ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ही परेशानी आएगी। तो इसको डायरेक्ट अपन ट्रिक से ही करते हैं। कैसे करेंगे सोचते हैं। पहले चार्ज का सम कर लेते हैं। ये 3 और 3 ये खत्म हो गए, ये 7 और 7 ये खत्म हो गए, कुल मिला के 10 कूलम चार्ज बचा। 1 2 3 4 5, हमने पांचों प्लेट बना ली। सबसे पहले हमारे पास नेट चार्ज कितना है 10 कूलम, तो इधर कितना आ जाएगा 5 कूलम, इधर भी कितना आ जाएगा 5 कूलम। बढ़िया। अब इस पर कितना था हमारे पास 10 कूलम। 10 कूलम अगर इसके पास था तो इसमें से 5 इधर आ गया, तो इधर कितना बचा 5। तो इसके सामने इंडक्शन से कितना आया होगा
-5। अब अगर यहाँ पे -5 और ये कितना था 7, तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 12 कूलम, तभी ये दोनों जुड़ के 7 बनेंगे। और अगर यहाँ 12 होगा तो यहाँ पे -12 होएगा। फिर अगर ये -12 था और ये -3 है, तो हमें यहाँ पर +9 लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ +9 है तो ये -9 होएगा, और यहाँ तो -7 है तो यहाँ +2 लिखना पड़ेगा। यहाँ +2 है तो यहाँ -2 लिखना पड़ेगा, और क्योंकि हमने सब कुछ सही किया तो -2 और 5 को जोड़ेंगे तो 3 आ गया, तो सही हो गया। रिड्यूस नहीं होगा।